नमस्कार दोस्तों, मैं वैभवंश राज आपका स्वागत करता हूं तक्षशिला ट्यूटोरियल के ऑनलाइन चैनल पे। दोस्तों, हम लोग बात कर रहे थे क्लास 11 के चैप्टर नंबर 4 गति के नियम के बारे में, जिसमें हम लोग लेक्चर 4.7 तक कंप्लीट कर चुके थे। तो दोस्तों, आज का हमारा सेशन स्टार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 8 से। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या बोल रहे हैं? संलग्न चित्र में गुटकों ए व बी के द्रव्यमान क्रमशः 10 kg व 5 kg हैं। ठीक है, गुटके सी का वह न्यूनतम द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो कि ए को फिसलने से रोक ले। ठीक, फिर बोल रहे हैं ए तथा मेज के बीच स्थैतिक घर्षण गुणांक कितना है? म्यूएस इक्वल 0.2 है। ठीक, चलिए तो दोस्तों, सबसे पहले जो हमें दिया गया है हम उसे लिख लेते हैं। यहाँ पे एमए मतलब गुटके ए का द्रव्यमान कितना दिया है? 10 लिख लिया। ठीक है, गुटके बी का द्रव्यमान 5 है लिख लिया, और गुटके सी का द्रव्यमान हमने मान लिया एमसी है, और उसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, चलिए अभी सबसे पहले इस क्वेश्चन को हल करने के लिए देखना पड़ेगा कि टोटल कितने कितने फोर्स काम कर रहे हैं। ठीक है, तो गुटके अगर ए की बात करें तो देखिए, गुटके ए पर पहला बल लग रहा है तनाव बल, दूसरा बल लग रहा है घर्षण बल। ठीक है, और इसमें देखिए अब क्या हो रहा है, ये दोनों ही गुटके, गुटका ए और उसके ऊपर रखा गुटका सी, ये दोनों ही गुटके अपने अपने भार के बराबर बल आरोपित करेंगे। किस पे? मेज पे। तो मेज भी क्या करेगी? इन पे प्रतिक्रिया बल लगाएगी ऑब्वियसली, और वो प्रतिक्रिया बल ऊपर की ओर होगा। ठीक है, देखिए अगर गुटके ए का द्रव्यमान ma है और गुटके ए का द्रव्यमान ma है, तो भार कितना होगा? ma इंटू जी, और गुटके सी का द्रव्यमान mc है तो उसका भार कितना होगा? mc इंटू जी। दोनों को ऐड कर लीजिए तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा ma प्लस mc इंटू जी। ठीक है, तो ये है दोनों का टोटल भार। तो ये दोनों का टोटल भार नीचे की ओर लगेगा तो प्रतिक्रियात्मक बल ऊपर की ओर लगेगा। ठीक, अब मुझे करना कुछ नहीं है, इन्हीं फोर्स को बैलेंस करना है, इक्वेशन निकल के आएगी, वहां से mc की वैल्यू हम निकाल देंगे। ठीक है, गुटके ए की ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है, अतः क्या होगा? ये r माइनस ma प्लस mc इंटू जी, ये कितना हो जाएगा? ये टोटल 0 हो जाएगा, क्योंकि r और mc का जो परिणामी है वो 0 है। ठीक है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना तो ये नीचे की ओर गति कर रहा है, ऊर्ध्वाधर दिशा में चल ही नहीं रहा है। तो दोनों का परिणामी ऊर्ध्वाधर दिशा, मतलब देखिए ऊर्ध्वाधर दिशा का मतलब होता है वर्टिकल डायरेक्शन, ये नहीं मतलब होता है कि हमेशा ऊपर की ओर हो। अगर वो नीचे की ओर है तो भी ऊर्ध्वाधर दिशा ही है। ठीक है, अब यहां देखिए तो वस्तु पे दो बल लग रहे हैं, ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर बल है R, और ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल कितना है? ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर बल कितना है? ये है ma प्लस mc इंटू जी। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था अगर किसी भी वस्तु पे दो बल लग रहे हो, दोनों बिल्कुल अपोजिट हो, एक बिल्कुल ऊपर तो एक बिल्कुल नीचे, दोनों के बीच में 180 का एंगल हो, तब परिणामी निकालने का मतलब होता है ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाइए। अब मुझे नहीं पता कौन ज्यादा है कौन कम, तो हमने R में से इसको घटा लिया, और मुझे बाद में देखने को मिला कि इसकी गति हो ही नहीं रही है, ना तो ये ऊपर जा रहा है ना ये नीचे जा रहा है। इसका मतलब ये दोनों बल एक दूसरे के बराबर हैं और दोनों बलों ने एक दूसरे को संतुलित कर लिया है। तो वस्तु पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ना तो कोई बल ऊपर की ओर कार्य कर रहा है ना कोई बल नीचे की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए टोटल रिजल्टेंट कितना आ गया? परिणामी इनका 0 दिखा दिया। ठीक, यहां से मुझे एक समीकरण मिलेगी, कितनी? R इक्वल ma प्लस mc इंटू जी। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। चलिए भाई, अब गुटके की क्षैतिज दिशा में गति के लिए, गुटके की क्षैतिज दिशा में गति के लिए चलिए अब बात करते हैं इनके बारे में। ठीक, तो देखिए गुटका ए जो है उस पे तनाव बल लग रहा है आगे की ओर, घर्षण बल लग रहा है पीछे की ओर। लेकिन अभी थोड़ा सा सपोज करिए और ये समझिए, अगर गुटका सी ना होता, गुटके सी ने गुटके ए को रोक रखा है, अगर गुटका सी ना होता तो गुटका ए गति करता ना? बिल्कुल। तो गुटका ए जब गति करता तो किधर जाता? इधर जाता ना, ऑब्वियस सी बात है। बी नीचे आता, ये आगे जाता। तो इसका मतलब क्या है? अगर गुटका सी ना होता तो टी ज्यादा था, टी का मान ज्यादा था। अगर गुटका सी ना होता तो टी का मान ज्यादा था, तभी तो वस्तु जो बल ज्यादा होता है उसी की दिशा में वस्तु गति करती है। इसका मतलब टी ज्यादा होता। ठीक है, हालांकि सी है तो बैलेंस है, लेकिन अगर सी ना होता, गुटका सी ना रखा होता तो गुटका ए आगे भाग जाता। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? परिणामी लेंगे टी और एफएस का परिणामी लेंगे। तो क्या करेंगे? टी माइनस एफएस, ठीक है, इक्वल,
और तो कोई बल लग नहीं रहा है, ठीक है। तो इक्वल में यहां पे हम लिखेंगे m इंटू ए। देखिए t माइनस एफ एस करने पर हमें क्या मिला, t और एफ एस का परिणामी मिला। माइनस क्यों किया, क्योंकि दोनों बल अपोजिट हैं। मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि अगर किसी वस्तु पे दो बल लग रहे हो और एक बल बिल्कुल दोनों एक दूसरे के 180 एंगल पर हो, मतलब एक अगर बिल्कुल पूरब की ओर हो तो एक पश्चिम की ओर हो, ठीक है, बिल्कुल 180 के एंगल पर हो, तो उनका परिणामी निकालने का मतलब होता है ज्यादा वाले में से कम वाले को माइनस कर देना, ठीक है। चलिए भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब देखिए यहां पे t ज्यादा था, मैंने एफ एस को माइनस किया, तो ये जो मिला है ये क्या है, ये परिणामी बल है। और किसी वस्तु पे लगने वाला बल उसके द्रव्यमान और उसके त्वरण के बराबर होता है, ठीक है, त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यहां पे हम बात कर रहे हैं गुटके ए की, ठीक है, लेकिन अब समझिएगा यहां पे दोनों की सम्मिलित गति की बात हो रही है। जब गुटके ए के ऊपर गुटका सी रख दिया है तो टोटल द्रव्यमान कितना हो गया, m नहीं होगा, बल्कि ये m की जगह पे क्या आ जाएगा, कुल द्रव्यमान आ जाएगा। कुल द्रव्यमान मतलब a का और c का दोनों का द्रव्यमान, तो ma तो हो गया भाई a का द्रव्यमान, mc हो गया c का द्रव्यमान, टोटल ये लिखा जाएगा, ठीक है। तो चलिए भाई क्या करेंगे, यहां पे हम चेंज करेंगे, लिखेंगे ma प्लस mc इंटू a, ठीक है। लेकिन दोस्तों देखिए यहां पे कोई गति हो नहीं रही है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि C का वह न्यूनतम द्रव्यमान ज्ञात कीजिए जो A को फिसलने से रोक ले। जब A फिसलेगा ही नहीं तो कोई गति नहीं होगी, और गति जब नहीं हो रही है इसका केवल एक मतलब है कि T और Fs का परिणामी कितना है, आपस में परिणामी दोनों के बराबर हैं। क्योंकि अगर T का परिणामी T का मान अगर Fs के बराबर हो जाएगा तब ये रुक जाएगा। तो यानी इस केस में रिजल्टेंट कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, इसलिए इसको 0 किया, ठीक। अब देखिए यहां से t की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, t इज इक्वल टू आ जाएगा fs को हम लोग लिख सकते हैं μs इंटू r, और r का मान हम निकाल चुके हैं, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा μs इंटू ma प्लस mc इंटू g, ठीक है। और इसको हम फाइनली ऐसे लिख सकते हैं कि भाई t इक्वल कितना आ गया, t इक्वल आ गया μs ma प्लस mc इंटू जी, ठीक है भाई, इक्वेशन नंबर 2। अब हम लोग बात करेंगे, ये गुटका तो हो गया, अब गुटके बी के लिए बात करते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए गुटका बी जो है वो केवल ऊर्ध्वाधर दिशा में ही गति करेगा, क्षैतिज दिशा में तो गति करेगा नहीं, ठीक है। तो चलिए ऊर्ध्वाधर दिशा में इस पे कितने बल लग रहे हैं, 2 बल लग रहे हैं, टी और गुटके बी का भार यानी mb इंटू जी। आपको पता है कि जब पूरा सिस्टम मूव नहीं कर रहा है, सारा सिस्टम संतुलित है, तो ए सी संतुलित है, मतलब वो गति नहीं कर रहे हैं। जब ए और सी गति नहीं कर रहा है तो बी भी तो डोरी से ही बंधा है, वो भी गति नहीं करेगा। इसका मतलब यहां भी क्या होगा, गुटका बी गति नहीं कर रहा है, इसका मतलब गुटके बी पर लगने वाले सभी बलों का परिणामी 0 है। सभी बल मतलब सारे बल, लेकिन गुटके बी पर केवल 2 बल कार्य कर रहे हैं, तनाव बल ऊपर और भार नीचे, तो दोनों का परिणामी 0 दिखाना है, 0 आएगा, ठीक है। t माइनस mb इंटू जी, ये 0 के बराबर सेट कर देंगे, यहां से t इक्वल कितना आ जाएगा, t इक्वल आ जाएगा mb इंटू जी। इक्वेशन नंबर कौन सी, इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 और 3 की तुलना करिए, ठीक है, समीकरण 2 और 3 की तुलना करिए, कितना हो जाएगा, यहां से t की जगह पे mb इंटू जी रख सकता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि t बराबर mb इंटू जी आया है, ठीक। तो यहां क्या करेंगे, mb इंटू जी रख देंगे, ठीक, इक्वल तो है kg, ठीक है। यानी कि गुटके सी का द्रव्यमान कम से कम 15 kg होना चाहिए, अदरवाइज ये पूरा सिस्टम होल्ड अप नहीं होगा, ये बेचारा गति करेगा, ठीक है। तो ये है इसका जवाब, 15 kg होना चाहिए। तो दोस्तों ये था इस क्वेश्चन का सोल्यूशन। अब हम लोग मूव करेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहे हैं, एक कार जो 7 मीटर पर सेकंड की चाल से जा रही है, ठीक है, ब्रेक लगाकर न्यूनतम दूरी 10 मीटर में रोकी जा सकती है। मतलब एक कार है वो 7 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही है, हमने ब्रेक लगाया, तो दोस्तों ब्रेक लगाते समय तुरंत तो वाहन रुक नहीं जाता, थोड़ी दूर तक तो चलता ही है। तो वही बोल रहे हैं कि ब्रेक लगाकर उसे हम 10 मीटर में रोक सकते हैं। ब्रेक लगाया और 10 मीटर आगे गई फिर रुक गई, ठीक है। दिखाइए कि ब्रेक लगाने पर गति का विरोध करने वाला घर्षण बल कार के भार का 1/4 भाग है, ठीक। चलिए दोस्तों, जब हम किसी भी वाहन पे ब्रेक लगाते हैं तो वाहन
पर ब्रेक लगाने से होता क्या है, हमारे जो ब्रेक हैं उसमें जो गुटके लगे होते हैं वो जाके व्हील यानी पहिए पर चिपक जाते हैं और उसकी गति में घर्षण उत्पन्न करते हैं। और ये घर्षण बल का नेचर ही होता है कि वो गति का विरोध करेगा, इसलिए हमारे वाहन की गति का विरोध होने लगता है और गति धीरे धीरे करके जो है कम हो जाती है और वाहन रुक जाता है। ठीक, अब मुझे दिखाना है कि घर्षण बल का मान, अगर हम मान लीजिए अगर हम कार का द्रव्यमान m मान लेते हैं तो भार कितना हो जाएगा, mg हो जाएगा, और mg का 1/4 यानी मुझे क्या दिखाना है, मुझे दिखाना है कि घर्षण बल जो है वो mg/4 होगा। ठीक है, ये मुझे प्रूफ करना है। तो आइए देखते हैं। ठीक है, इसको तो अभी अलग रखिए, इसको प्रूफ करना है। ठीक, चलिए सबसे पहले ये बात करिए कि प्रारंभिक वेग कितना था कार का, 7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अंतिम वेग कार का कितना होगा, 0, क्योंकि कार रुक गई ना, कार रुक गई तो अंतिम वेग 0। ठीक है, और कितनी दूरी चली रुकने से पहले, 10 मीटर की दूरी। तो क्या हम ये निकाल सकते हैं कि कार में मंदन कितना हुआ होगा, बिल्कुल कार में मंदन निकालिए, सारा काम बन जाएगा। ठीक, चलिए तो सबसे पहले लिखेंगे v² = u² + 2as। लेकिन दोस्तों ये क्या है, हम कार पे ब्रेक लगा रहे हैं, कार रुक जा रही है, कार पहले 7 मीटर पर सेकंड के वेग से चल रही थी, अब रुक रही है, मतलब रुकने पर तो वेग 0 हो गया ना, 7 मीटर पर सेकंड से वेग घटकर 0 हो गया, वेग घट रहा है मतलब त्वरण तो नहीं हो सकता, मंदन हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मंदन होगा, मंदन के लिए एक ही जगह -a लिखेंगे। ठीक है, तो यही इक्वेशन बदल जाएगी, v² = u² - 2as। ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे a मंदन है। ठीक है, ठीक है, इसलिए निगेटिव चिन्ह ले रहे हैं। ठीक, चलिए भाई यहां से हम a का मान निकालेंगे। सबसे पहले सारी वैल्यू रखिए, अंतिम वेग 0। ठीक है, प्रारंभिक वेग है 7 का स्क्वायर किया -2 × a, और यहाँ पे s कितना है, s है 10। ठीक है, यहाँ से a की वैल्यू निकालिए, कितना आएगा, ये हो गया 7 का वर्ग 49/20। ठीक, इसको हम एज इट इज ले लेंगे। ठीक, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। चलिए भाई इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अब कार पे हमने ब्रेक लगाया तो कार में क्या हुआ, मंदन उत्पन्न हुआ, घर्षण बल है। ठीक है, घर्षण बल गति का विरोध कर रहा है। अब मुझे घर्षण बल निकालना है, तो क्या करेंगे, ठीक है, कार पर कार्यरत घर्षण बल। दोस्तों घर्षण बल यानी कि Fs कितना होता है, ये होता है μs × r के, और r क्या है, r होती है अभिलंब तल की प्रतिक्रिया। दोस्तों सड़क बिल्कुल सीधी होगी, कार उसके ऊपर सीधे चल रही होगी। ठीक है, सड़क ऐसे तिरछी तो होगी नहीं, सड़क सीधी है, कार उसके ऊपर। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में कार का जो भार है mg, उसका कोई घटक वगैरह नहीं लेना पड़ेगा। यानी कि उस केस में क्या होगा, कार अपने भार के बराबर बल आरोपित करेगी सड़क पे, और सड़क भी उस पर उतना ही प्रतिक्रियात्मक बल लगाएगी, वो भी ऊपर की ओर। ठीक है, तो इस केस में r = mg हो जाएगा। तो यहां मैं इसको पुट करता हूं। ठीक है, Fs = कितना हो जाएगा दोस्तों, μs × mg। ठीक है, अच्छा Fs की बात करता हूं मैं। ठीक, Fs यहाँ पे दोस्तों न्यूटन की गति का दूसरा नियम कहता है कि बल चाहे जैसा भी हो, चाहे वो बल वस्तु के वेग को बढ़ा रहा हो, चाहे वो बल वस्तु के वेग को घटा रहा हो, जैसे कि ये घर्षण बल ये वस्तु के वेग को कम कर रहा है। ठीक है, तो बल चाहे जैसा हो, वस्तु में त्वरण उत्पन्न करने वाला हो या वस्तु में मंदन उत्पन्न करने वाला हो, लेकिन अगर हम बात करें किसी बल की, तो बल जो होता है वो वस्तु के द्रव्यमान और उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण या मंदन के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां पे हम Fs की जगह ऐसा लिख सकते हैं, Fs की जगह लिख सकते हैं m × a = μs × m × g। देखिए m से m काट दें, ठीक है, m से m काट सकते हैं, लेकिन काटने से कुछ मिलेगा तो है नहीं। ठीक है, चलिए एक काम करिए, m से m काटिए। ठीक है, अच्छा अभी μs की वैल्यू निकालिए पहले, μs = कितना हो जाएगा, a/g। ठीक, चलिए भाई a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे पुट करिए और जरा μs फाइंड आउट किया जाए पहले हम लोग। ठीक है, μs कितना आएगा, देखिए 1/9.8, और a की जगह पे इसकी वैल्यू रखेंगे 49/20। ठीक है दोस्तों, यहां से पॉइंट हटाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, ये पूरा 5 टाइम्स में चला जाएगा, 5/20 यानी कितना आ जाएगा, μs = आ जाएगा 1/4। ठीक है, चलिए भाई अब हमें करना क्या है, मुझे Fs निकालना है, मतलब मुझे कार पर लगने वाला घर्षण बल निकालना है। तो लिखेंगे इसको हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। ठीक है, और लिखेंगे समीकरण 2 से। देखिए समीकरण 2 में तो हम पहले ही बता चुके ना कि Fs = μs × r, समीकरण 2 उसको मानिए, ज्यादा अच्छा है। ठीक है, चलिए अब यहां पे रख दीजिए, तो Fs = μs की वैल्यू कितनी, 1/4। ठीक,
और mg एज इट इज रहेगा। तो ये देखिए दोस्तों, यही चीज आ गई ना, यही प्रूफ करने को बोल रहे थे कि दिखाना है कि कार पर लगने वाला घर्षण बल कार के भार mg का 1/4 है। प्रूफ हो गया। ठीक है दोस्तों, ये था इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन के बारे में। ठीक है दोस्तों, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखिए 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है, वो 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके एक आनत तल यानी इंक्लाइंड प्लेन पर स्थित है। ठीक है, आनत तल का मतलब ही होता है एक ऐसा तल, एक ऐसा प्लेन जो क्षैतिज के साथ किसी कोण थीटा पर झुका हो। थीटा कुछ भी हो सकता है, 40, 45, 30, है ना, कुछ भी। चलिए, तो यहाँ पे 30 दिया हुआ है। ठीक, गुटके तथा तल के बीच घर्षण गुणांक, भाई गुटका तल पर फिसलेगा तो जहां भी कोई चीज दूसरी वस्तु पर फिसलेगी, घर्षण का कॉन्सेप्ट अपने आप आ जाएगा। तो ठीक है, तो गुटका तल पर फिसल रहा है तो गुटके और तल के जो संपर्क पृष्ठ है उस तल पर, उस संपर्क पृष्ठ पर घर्षण बल लगेगा। उसके लिए घर्षण गुणांक यानी कि म्यू के का मान आपको दे रखा है। ठीक है, गति की अवस्था में जो घर्षण बल लगता है उसे गतिक घर्षण बल बोलते हैं, और उसके लिए जो घर्षण गुणांक होता है उसको हम लोग गतिक घर्षण गुणांक बोलते हैं, म्यू के। ठीक है, चलिए भाई, तो यहां पे मुझे घर्षण बल निकालना है। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ठीक, चलिए अभी इसके लिए यहां पे देखिए एक चीज लिखी है, स्थित है। स्थित है का मतलब वो मोशन कर नहीं रहा है, अभी नहीं कर रहा है, करेगा कब, जब हम इसे थोड़ा सा या तो प्रेशर लगाएं या तो थीटा को बढ़ाएं। ठीक है, थीटा बढ़ाएंगे तो साइन थीटा बढ़ेगा। आपको पता है ना, थीटा बढ़ने के साथ साथ साइन थीटा बढ़ता जाता है। थीटा बढ़ेगा तो साइन थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा बढ़ेगा तो mg साइन थीटा बढ़ेगा। और अगर mg साइन थीटा बढ़ा तो जहां पर mg साइन थीटा fs के अधिकतम मान को पार कर गया, वहां पे mg साइन थीटा का मान ज्यादा हो जाएगा और fs अपने अधिकतम मान पर है, fs और नहीं बढ़ सकता, तो दोनों का परिणामी अब बैलेंस नहीं होगा और वस्तु नीचे आना प्रारंभ कर देगी। ठीक है, खैर मैं उस स्थिति पे विचार नहीं कर रहा हूं क्योंकि यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, स्थित है मतलब रुका हुआ है। ठीक है, तो लिखेंगे गुटके की गति के लिए, देखिए गुटके की ऊर्ध्वाधर दिशा में कोई गति नहीं है। ठीक है, और गुटके की ऊर्ध्वाधर दिशा में गति नहीं है, इसका मतलब ऊपर की ओर लगने वाला बल R और नीचे की ओर लगने वाला बल mg cos 30, दोनों का परिणामी कितना होगा, 0 होगा। तो R माइनस mg cos 30, ठीक है, इसका परिणामी लेंगे तो ये 0 आ जाएगा। यहां से रिजल्ट करेगा R इक्वल mg cos 30। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, चलिए भाई अभी क्या करना है, अब इसकी क्षैतिज दिशा में गति की बात करनी है। ठीक है, गुटके की क्षैतिज दिशा में गति के लिए, एक्चुअल में क्षैतिज दिशा नहीं लिखना चाहिए, तल नीचे की ओर लिखना चाहिए। ठीक है, गुटके की तल के समांतर नीचे की ओर गति के लिए, भैया नीचे की ओर गति हो रही तो mg sin थीटा mg sin 30 माइनस fs इक्वल 0 आएगा, क्योंकि ये गति हो ही नहीं रही है। वास्तव में क्या है, वास्तव में तो ये स्थिर है ना, बोल रहा है स्थिर है मतलब रुका हुआ है, सिचुएटेड है वहीं पे। ठीक है, यहां से fs की वैल्यू निकालिए, fs इक्वल कितना आ जाएगा, यहां से मिनट, ये गति नहीं कर रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, जब ये गति नहीं करेगा दोस्तों तो उस स्थिति में पिंड पर घर्षण बल। ठीक है, ये तो तब हम लोग लगाएंगे ना जब वो गति करेगा, यहाँ गति नहीं कर रहा है तो उसके लिए हम लोग इसको और सिंपल वे में कर सकते हैं, लिखेंगे गुटके पर कार्यरत घर्षण बल कितना हो जाएगा, Fs इक्वल म्यू एस इंटू आर होता है, और यहां से इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं, आर की जगह क्या लिख सकते हैं, mg cos 30। ठीक है, चलिए भाई अब इसको पुट करिए, Fs इक्वल म्यू एस कितना है 0.7, ठीक है, इंटू m कितना है 2 kg द्रव्यमान है। ठीक है भाई, और g देखिए जब आपको नहीं दिया होता है तो आप उसकी जगह पे 9.8 ले सकते हैं। ठीक है, तो ये 9.8, ठीक, इंटू यहाँ पे cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2, 2 से 2 कट जाएगा। इन सबको सॉल्व करेंगे तो fs की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 11.9 न्यूटन। ठीक है, बस ये है इसका जवाब, सॉल्व हो गया। ठीक है, अभी हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इस पे स्टार बना देता हूं। ठीक है, ओके दोस्तों, अब देखिए हमारे इस क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं। इस क्वेश्चन में हमसे बोल रहे थे कि 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है। ठीक है, 2 किलोग्राम द्रव्यमान का एक गुटका है, 36 से 30 डिग्री के कोण पर झुके हुए एक नत समतल पर रखा है। गुटके व तल के बीच घर्षण गुणांक दिया गया है, मुझे कितना दिया है, √3/2। ठीक है, ओके, और
तल पर नीचे की ओर अत्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा, पहला। दूसरा, तल पर ऊपर की ओर अत्वरित गति के लिए गुटके पर कितना बल लगाना होगा। ये दो क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो दोस्तों अब हम लोग इसको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले तो हम एक काम करेंगे। ये हमने डायग्राम बनाया हुआ है, यहाँ पे एक तल है जो क्षैतिज के साथ 30 डिग्री पर झुका हुआ है, ठीक। इस तल पर एक वस्तु रखी है, ये वस्तु नीचे की ओर आएगी, सभी जानते हैं, ठीक है। और अभी हम इसकी गति पर विचार करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बहुत ही ऑब्वियस सी चीज है, बहुत कॉमन सी चीज है, वो ये है कि देखिए इस गुटके पर विचार करिए, क्या ये गुटका तल के लंबवत ऊपर की ओर या तल के लंबवत नीचे की ओर जा रहा है? नहीं हो रहा है ऐसा। इसका मतलब देखिए वस्तु की, तो हम सबसे पहले एक छोटी सी चीज ये कॉमन सी लिख सकते हैं चीज कि वस्तु की तल के लंबवत दिशा में यानी ऊपर की ओर और नीचे की ओर कोई गति नहीं है। तो जब तल के लंबवत गति नहीं हो रही है, इसका मतलब तल के लंबवत ऊपर की ओर लगने वाला बल R, अभिलंब तल की प्रतिक्रिया R और mg cos 30 नीचे की ओर जो लग रहा है, इन दोनों का परिणामी 0 है। तो R इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, mg cos 30 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई इतनी बात समझ में आ गई, ठीक। अब हम इसका पहला वाला पार्ट शुरू करते हैं। तो यहां पे हमको करना क्या है, यहां पे गुटके को नीचे की ओर लाना है, ठीक है। लेकिन कैसे, हमें अत्वरित गति के साथ लाना है। अत्वरित गति का मतलब होता है वस्तु में त्वरण नहीं होना चाहिए, ठीक है। और वस्तु में त्वरण ना हो इसका मतलब वस्तु पर लगने वाला टोटल बल कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अब ये सोचिए कि वैसे तो अगर ये वस्तु गति करेगी, अगर ये वस्तु गति कर रही है, ठीक है, तो क्या होगा, इस वस्तु पर ये वस्तु नीचे आएगी, ठीक है। अगर हमें इसको नीचे की ओर लाना है वो भी अत्वरित गति से, तो हम क्या कर रहे हैं, मान लीजिए हमने इस पर नीचे की ओर एक फोर्स लगाया, ठीक है। हमने इस पे नीचे की ओर एक फोर्स लगाया, कितना फोर्स है, हमने फोर्स लगाया F, ठीक है, F, हमने इस पे फोर्स लगाया F, ठीक है। तो क्या होगा, जब हम इस पे फोर्स लगाएंगे F, तो देखिए यहां पे क्या है, हमें इसका परिणामी निकालना है। तो F और mg sin थीटा दोनों एक ही दिशा में है, ठीक। तो ये दोनों जुड़ जाएंगे और ये बेचारा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये माइनस हो जाएगा। तो इनका परिणामी कितना आएगा, F और mg sin 30 को हमने ऐड किया, ठीक है, sin 30 को हमने ऐड किया, ठीक। और ऐड करने बाद सबट्रैक्ट कर दिया किससे, Fs से, ठीक। इक्वल में कितना आया, ma आया। a क्या है, त्वरण है ना उसका। चलिए भाई अभी कितना आ रहा है, F प्लस mg sin 30 माइनस Fs इक्वल हमने क्या किया, इक्वल हमने 0 कर दिया। यहां क्यों लिखा है, क्योंकि अत्वरित गति के लिए इक्वल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। अत्वरित गति के लिए इक्वल 0 हो जाएगा। लेकिन F की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो इसको शिफ्ट कर देंगे भाई, ठीक है। Fs माइनस mg sin 30 डिग्री, ठीक है। Fs की वैल्यू रख दीजिए, कितना हो जाएगा, μs इंटू r mg sin 30, ठीक है। चलिए भाई और क्या कर सकते हैं इसमें, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लिख सकते हैं Fs और R की जगह लिख सकते हैं mg cos 30, mg cos 30 डिग्री माइनस का mg sin 30 डिग्री, ठीक है। चलिए भाई इसके बाद यहां पे आ जाता हूं मैं, ठीक है। F इक्वल ये कितना हो गया, यहां से हम mg कॉमन ले लेते हैं और कितना बचेगा, ये बचेगा μs cos 30 माइनस का 30, ठीक है, sin 30। चलिए अभी सारी वैल्यू रखते हैं, ये हो जाएगा 2 इंटू ये 9.8, ठीक। और μs कितना है, μs है आपका अंडर रूट, देखिए दोस्तों ये आपको अंडर रूट 3/2 दिया है, ठीक है। 3/2 पूरा अंडर रूट में है, ठीक, ध्यान रखिएगा इस चीज को, ये पूरा 3/2 अंडर रूट में है, ठीक। और cos 30 अंडर रूट 3, 2 बाहर, ठीक। और माइनस में 1/2, ठीक, sin 30 1/2 था। आप जब इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे तो रिजल्ट जो आपका आएगा वो आएगा 19.6, ठीक है, न्यूटन। तो ये है दोस्तों आपका जवाब, ये पहले पार्ट का आंसर है, ठीक। अब हमको सेकंड वाला पार्ट सॉल्व करना है, तो सेकंड वाले पार्ट में थोड़े से चेंजेस हो जाएंगे, देखते हैं क्या चेंजेस हो गए। पहले मैं इसको रफ करता हूं, ठीक दोस्तों। अब हम सेकंड वाले पार्ट में हमको करना क्या है, वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, और जब वस्तु को ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, अत्वरित गति से ऊपर की ओर ले जा रहे हैं, तो बल हमें ऊपर की ओर लगाना पड़ेगा। देखिए वस्तु पर बल लगाया ऊपर की ओर,
वस्तु ऊपर की ओर जा रही है लेकिन अत्वरित गति से, मतलब वस्तु में त्वरण नहीं होगा, ठीक है, ए 0 हो जाएगा, दैट इज ओके। लेकिन दोस्तों आप सोचिए, वस्तु ऊपर जा रही है तो घर्षण बल तो हमेशा अपोजिट लगता है, घर्षण बल इसके अपोजिट लगेगा और घर्षण बल नीचे की ओर लगेगा। तो देखिए एफएस को मैंने नीचे की ओर बना दिया, डाउनवर्ड, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक, ये एफएस है, फ्यूज नहीं होंगे, ठीक है। चलिए अभी क्या करेंगे, इसके लिए अत्वरित गति है, पहले तो परिणामी निकालेंगे, देखते हैं कितना आता है। परिणामी कैसे निकालेंगे दोस्तों, वस्तु ऊपर जा रही है, इसका मतलब F ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाना है। ज्यादा कितना है F, तो F लिखा पहले, क्योंकि वस्तु ऊपर जा रही है, इसका मतलब F का मान इन दोनों के परिणामी से ज्यादा है, तो ज्यादा वाले में से कम वाले को घटाएंगे, तभी तो रिजल्टेंट फोर्स मिलेगा, ठीक है। तो F टोटल फोर्स हो गया, इसमें से इनका परिणामी घटाएंगे, mg sin थीटा और Fs दोनों एक ही दिशा में है, जुड़ जाएगा, ये हो गया mg sin 30 और प्लस Fs, ठीक है दोस्तों। अब ये टोटल ma है, क्योंकि जो रिजल्टेंट फोर्स है वही क्या करेगा, वही वस्तु को गति प्रदान करेगा अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। चलिए अभी क्या करना है, यहाँ पे a बराबर 0 पुट करेंगे, क्योंकि अत्वरित गति हो रही है। अत्वरित का मतलब होता है त्वरण है ही नहीं, त्वरण नहीं तो a = 0, अत्वरित गति के लिए a = 0 पुट कर दीजिए, ठीक है। रखिए जरा, कितना हो जाएगा, यहां से f की वैल्यू निकालिए, f इक्वल कितना आ जाएगा, Fs प्लस mg sin 30, ठीक है। अभी पुट करिए इसको जरा, वैल्यू सारी पुट करते हैं, ठीक है। कितना हो जाएगा, μs इंटू आर प्लस mg sin 30 डिग्री, ठीक है। इसको और सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा μs, आर की जगह mg cos 30 प्लस mg sin 30, ठीक है। और अभी क्या करना है, इसमें से कॉमन ले लीजिए और सारी वैल्यू पुट करते हैं। कितना हो जाएगा, पहले कॉमन लिया, ठीक है, कितना बचा अंदर, μs cos 30 प्लस sin 30, ठीक है। सारी वैल्यू रखिए, m की वैल्यू 2, इसकी वैल्यू, g की वैल्यू 9.8, ठीक है। और μs की वैल्यू कितनी है, √3/2, 2 अंडर रूट में ही रहेगा, ठीक है। cos 30 कितना है, √3/2, ठीक है, प्लस ये है 1/2। चलिए भाई अभी इसको सॉल्व करते हैं और F = कितना आ जाएगा, F = आ जाएगा 39.2 न्यूटन, ठीक है, 39.2 न्यूटन। ये है आपका सेकंड पार्ट वाला जवाब, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके कि इनका मतलब क्या है, ठीक है। तो दोस्तों ये सेकंड पार्ट का सॉल्यूशन होता है, इसी के साथ ये क्वेश्चन एंड अप होता है। दोस्तों आज के सेशन में हमने जो पढ़ा, इसके रिटन नोट्स प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाके क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट सेशन में, धन्यवाद।